हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद नेहा में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कॉकरोच का सर्कुलेटरी सिस्टम देखेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम दो प्रकार का होता है, ओपन और क्लोज। ओपन किस में पाया जाता है? सभी नॉन कॉर्डेट्स में एक्सेप्ट एनेलिडा। इसके अलावा एनेलिडा के अलावा जो होता है मोलस्का का एक क्लास होता है सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा में भी क्या होता है, ओपन वेस्कुलर सिस्टम ना पा करके क्लोज पाया जाता है। यानी कि एनेलिडा और सिफेलोपोडा में क्लोज वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। सिफेलोपोडा किसमें आता है? मोलस्का में आता है। इसके अलावा जितने भी नॉन कॉर्डेट्स होते हैं सभी में ओपन पाया जाता है, और जितने भी कॉर्डेट होते हैं सभी में क्लोज वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। अब क्लोज का क्या मतलब होता है? तो क्लोज का मतलब ये होता है कि ब्लड जो है वो हमेशा ब्लड वेसल्स में बहता है। यानी रुधिर जो है वो रुधिर वाहिनियों के अंदर बहता है, कभी भी किसी ऑर्गन के या किसी कोशिका के डायरेक्ट संपर्क में नहीं आता। ब्लड बहता रहता है और ब्लड से ही तरल जो है वो रिस के बाहर आते हैं। यानी प्लाज्मा का ही भाग जो है वो रिस के बाहर आता है। इसमें ऑक्सीजन होते हैं और न्यूट्रिएंट होते हैं और आवश्यक एंजाइम्स होते हैं। तो इस तरीके से ब्लड जो है वो पूरे ऑर्गन में सप्लाई करता रहता है। लेकिन जो ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है उसमें क्या होते हैं, ऐसे ब्लड के भरे हुए छोटे छोटे कोटर होते हैं या कोष्ठक कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, ब्लड भरा रहता है और ऑर्गन इसी में डूबे रहते हैं। तो इसे कहा जाता है ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जिसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल्स तो होते ही नहीं, अगर होते भी हैं तो क्या होते हैं, ब्रोकन होते हैं, टूटे हुए होते हैं। और फिर क्या करते हैं, ये अपने ब्लड को इसी तरीके से छोड़ देते हैं कैविटी में। तो इसे कहा जाता है ओपन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, जो कि किसमें पाया जाता है? सभी नॉन कॉर्डेट्स में। और दूसरा हमने क्या देखा कि क्लोज होता है, जिसमें ब्लड किसी भी ऑर्गन के कांटेक्ट में नहीं आता। तो हम कॉकरोच का देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहला क्या होता है, इसमें हार्ट होता है। इसका जो हार्ट होता है वो 13 चैम्बर का होता है। दूसरा हमने बताया कि इसमें ब्लड वेसल्स होता ही नहीं। और तीसरी बात, इसका जो ब्लड होता है उसको हम कहते हैं हीमोलिम्फ कहते हैं। तो हीमोलिम्फ क्या होता है? ब्लड को इसके हीमोलिम्फ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ब्लड में जो होता है वो रिस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं होता। रिस्पायरेटरी पिगमेंट यानी कि हीमोग्लोबिन नहीं होता। और हीमोग्लोबिन के ही कारण हम जानते हैं कि ब्लड कैसा होता है, रेड कलर का होता है। तो इसका ब्लड जो होता है वो कलर लेस होता है, इसीलिए इसके ब्लड को हम क्या कहते हैं, हीमोलिम्फ कहते हैं। तो हीमोग्लोबिन इसमें क्यों नहीं होता है? इसलिए क्योंकि इसका जो ब्लड है वो बहुत ही धीमी गति से बहता है। जब ब्लड क्या होता है, एक पतली सी नली में बहता है तो ब्लड काफी प्रेशर के साथ बहता है और जल्दी से ही एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में पहुंच जाता है। लेकिन जब ब्लड इस तरीके से कैविटी में ही भरा रहता है तो उसके फ्लो का रेट जो होता है वो स्लो हो जाता है। और ऑक्सीजन की नीड जो होती है वो एनिमल को प्रतिपल होती है, हर पल होती है। तो इसीलिए ऑक्सीजन को जो है वो ब्लड के थ्रू प्रत्येक कोशिका में नहीं पहुंचाया जाता, उसके पहुंचाने की व्यवस्था अलग होती है। यानी ऑक्सीजन को जो है वो ब्लड में डिस्चार्ज नहीं किया जाता, ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन नहीं जाता हर कोशिका के द्वारा, उसके लिए होता है ट्रैकियल सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के जस्ट बाद हम क्या देखेंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम देखेंगे। उसमें देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है वो हर कोशिका तक कैसे पहुंच रही है। लेकिन ब्लड के द्वारा ऑक्सीजन हर कोशिका तक नहीं पहुंचता। तो ये आपको याद रखना है। जैसे कि हम जानते हैं सर्कुलेशन के द्वारा क्या होता है कि आवश्यक जो पदार्थ होते हैं एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाए जाते हैं। उसमें ऑक्सीजन होता है, पोषक पदार्थ होते हैं, और शरीर के अंदर जो अमोनिया बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, उसको ऐसे आर्गन तक लेकर जाया जाता है जहां से उसको बाहर निष्कासित किया जा सके। तो ये सभी काम इसके सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है। लेकिन इसका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो रिस्पायरेटरी नहीं हो, मतलब रिस्पायरेटरी पिगमेंट इसमें यानी कि हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। यानी इसका जो ब्लड है वो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करता है। तो आइए इसकी हम हार्ट की संरचना देखते हैं।
तो इसका हम हर साइड व्यू बनाएंगे कॉकरोच का। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके पास डायफ्राम होता है, जो इसकी कैविटी होती है, हमने बताया यहाँ पर सीलोम नहीं होगा, सीलोम ब्लड से भर जाएगा, जिसको हम क्या नाम देंगे, हीमोसील नाम देंगे, हीमोसील, ब्लड फिल्ड कैविटी। और यहाँ पर क्या होता है, इस कैविटी के बीचों बीच में क्या होता है, डायाफ्राम होता है, जो इस हीमोसील को 3 भागों में बांटता है। यहाँ पर क्या होता है, हार्ट होता है, यहाँ पर इसके विसरल ऑर्गन होते हैं, और यहाँ पर नोटोकार्ड या सॉरी नर्व कार्ड होता है। इसीलिए अलग अलग भाग का अलग अलग नाम देते हैं। जैसा कि हमने बताया कि ब्लड फिल्ड कैविटी को हम क्या कहते हैं, साइनसेस कहते हैं। तो यहाँ पर हार्ट पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा जाता है, पेरिकार्डियल, पेरिकार्डियल साइनस। यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल नाम रख रहा होता है, इसीलिए इसको नाम देते हैं पेरीविसरल साइनसेस। और नीचे वाले भाग को जहां नर्व कार्ड होता है उसको नाम देते हैं पेरीन्यूरल साइनस, पेरीन्यूरल साइनस। तो इसका जो साइनस है वो डायाफ्राम के कारण 3 भागों में बटा होता है, पेरिकार्डियल, पेरीविसरल और पेरीन्यूरल। और ये जो डायाफ्राम होता है वो परफोरेटेड होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं इस तरीके से। और इसका जो हार्ट होता है वो 13 चैम्बर का बना होता है, और हर चैम्बर क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं इस तरीके से। तो हार्ट क्या होता है, 13 चैम्बर यहाँ बनाएंगे हम इस तरीके से। दस, 11, 12 एंड 13। तो ये 13 चैम्बर का क्या होता है, इसका हार्ट होता है। और हार्ट आगे एक मोटी नली में खुलता है, जो कि इसे कहा जाता है, हेड में जाता है, इसे कहते हैं एंटीरियर अरियोटा, एंटीरियर ऑर्टा। तो अब इसमें देखिए एंटीरियर अरियोटा हो गया। और जो ये हार्ट होता है, प्रत्येक हार्ट जो होता है वो उसमें क्या होता है, एक पेयर अलारी मसल्स होते हैं, और ये अलारी मसल्स जो होते हैं इसको डायफ्राम से जोड़ते हैं इस तरीके से। प्रत्येक हार्ट के पास क्या होता है, एक पेयर अलारी मसल्स होता है, जिसके द्वारा ये क्या होता है, एक तरफ डायफ्राम से और दूसरी तरफ बॉडी वॉल से जुड़ा रहता है। तो इसी तरीके से अगर हार्ट कितने होते हैं, तो 13 होते हैं। अलारी मसल्स कितने होते हैं, 13 पेयर होते हैं। और हर हार्ट में क्या होता है, ऑस्टिया होता है। ऑस्टिया किस लिए होता है, ब्लड सबसे पहले आकर के भरता है पेरिकार्डियल साइनसेस में, फिर पेरिकार्डियल साइनस से हार्ट में जाने के लिए क्या होते हैं, एक पेयर क्या होता है, ऑस्टिया होता है। सिंगुलर क्या कहते हैं, ऑस्टियम कहते हैं। तो एक ये हम साइड व्यू दिखा रहे हैं, तो एक इस साइड होगा और एक क्या होगा, इस साइड होगा। उसी तरीके से अलारी मसल एक इस साइड होगी, एक इस साइड होगी। तो ऑस्टिया कितने होते हैं, 13 पेयर होते हैं। अलारी मसल्स कितने होते हैं, 13 पेयर होते हैं। हार्ट कितना होता है, 13 होता है। तो ये चीज याद रखनी है। और इसका साइनस किस भाग में बटा होता है, पेरिकार्डियल, पेरीविसरल और पेरीन्यूरल साइनस में। तो अब इसमें देखें तो ये होगा इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की संरचना। तो इसमें इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब अगर इसका मैकेनिज्म देखें कि ये होता कैसे है, तो सबसे पहले क्या होती है कि अलारी मसल्स जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है कि ये जो पेरिकार्डियल स्पेस है वो बढ़ जाता है। ये क्या करती है, ये मसल्स सिकुड़ जाती हैं, तो इनके सिकुड़ने से जो पेरिकार्डियल का स्पेस होता है वो बढ़ जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर जो ब्लड होता है वो फ्लो करके आता है पेरिकार्डियल साइनस में। ब्लड कहाँ आता है, पेरिकार्डियल साइनस में आता है।
और फिर पेरिकार्डियल साइनस में से जब हार्ट रिलैक्स होता है तो ऑस्टिया के द्वारा ये कहाँ पहुंच जाता है, हार्ट के अंदर पहुंच जाता है। और हार्ट जो है वो कंट्रैक्ट करता है पीछे से आगे की तरफ। इसका जो हार्ट होता है वो कहाँ सिचुएट होता है, डॉर्सली सिचुएटेड होता है। देखिए एक अगर हम अंतर देखें नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा में, जो कॉर्डेट होते हैं उनका जो हार्ट होता है वो वेंट्रल साइड होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा हार्ट जो होता है वो वेंट्रल साइड होता है। हम अपने चेस्ट पर हाथ रखते हैं तो हमें हार्ट बीट सुनाई देती है, यानी कि हमारा जो हार्ट है वो वेंट्रल साइड में होता है। सभी कॉर्डेट का जो हार्ट होता है वो वेंट्रल साइड में होता है, लेकिन जो नॉन कॉर्डेट होते हैं उनका जो हार्ट होता है वो डॉर्सल साइड में होता है, ये याद रखना है। और उनमें जो ब्लड बहता है वो पोस्टीरियर टू इंटीरियर साइड बहता है, और हमें क्या होता है कि इंटीरियर टू पोस्टीरियर होता है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि हार्ट इनका क्या होता है, डॉर्सली सिचुएटेड होता है, और ब्लड का जो फ्लो होता है वो पोस्टीरियर टू इंटीरियर होता है। तो सबसे पहले हमने कहा शुरुआत की, जब अलारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो यानी कि ब्लड के फ्लो में कौन कौन हेल्प करता है, एक तो अलारी मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन, दूसरा हार्ट का कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। तो ये याद रखना है कि ब्लड के फ्लो होने में दोनों का रोल है, हार्ट का तो रोल है ही, साथ साथ अलारी मसल्स का भी रोल है। तो जब अलारी मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो पेरिकार्डियल साइनस का स्पेस बढ़ जाता है, जिसकी द्वारा से ब्लड कहाँ आता है, पेरिकार्डियल साइनस में आता है। पेरिकार्डियल साइनस में आने के बाद जब हार्ट रिलैक्स होता है तो ये ब्लड ऑस्टिया से होते हुए कहाँ चली जाती है, हार्ट के अंदर चली जाती है। फिर हार्ट क्या होता है, बैक साइड से इंटीरियर साइड की तरफ क्या करता है, कंट्रैक्ट होता है, और ब्लड कहाँ आता है, इंटीरियर अरियोटा में आता है। तो इंटीरियर अरियोटा में आने के बाद सबसे पहले ब्लड की सप्लाई किसको होती है, हेड को होती है। हेड में भी क्या होता है, साइनस होते हैं, साइनस मतलब ब्लड फिल्ड कैविटी, तो यहाँ पर ब्लड की सप्लाई होती है। फिर ब्लड बह करके कहाँ आता है, पेरी विसरल कैविटी में आता है। पेरी विसरल कैविटी में ब्लड का जब फ्लो ज्यादा हो जाएगा, ब्लड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, वो कहाँ जाएगा, पेरी न्यूरल कैविटी में। फिर पेरी न्यूरल कैविटी से कहाँ जाएगा, पेरी कार्डियल कैविटी में। तो इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, एक डायग्राम के बारे में या एक रेखा चित्र के माध्यम से याद रख सकते हैं कि ब्लड जो होता है वो कहाँ आता है, सबसे पहले पेरिकार्डियल कैविटी में। पेरिकार्डियल कैविटी से कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है, किसके थ्रू, ऑस्टिया के थ्रू। हार्ट से कहाँ जाता है, इंटीरियर एयोर्टा में, इंटीरियर ऑर्टा में। इंटीरियर ऑर्टा से कहाँ जाता है, पेरी न्यूरल में, और पेरी न्यूरल से कहाँ जाता है, पेरी विसरल में। पेरी विसरल कैविटी में या पेरी विसरल, पेरी विसरल में जाएगा, और पेरी विसरल से फिर कहाँ चला जाएगा, पेरी कार्डियल में जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है। और अगर इसके सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन देखें तो इसके सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन, जैसे हमारे अंदर डब्ल्यूबीसी होता है तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर भी डब्ल्यूबीसी जैसी कोशिकाएं पाई जाती हैं जो कि क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। दूसरा जो ब्लड है वो पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, ब्लड हार्मोन का परिवहन करता है। तो इस तरीके से ब्लड के जितने भी काम होते हैं सब इसके सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा होता है, एक्सेप्ट कि ब्लड जो है वो ऑक्सीजन का परिवहन नहीं करता, बल्कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उनका भी परिवहन करता है। तो अब आइए रिस्पायरेटरी सिस्टम इसका देखते हैं कि रिस्पायरेशन इसमें कैसे अलग तरीके से होता है। तो अगर इसका रिस्पायरेशन देखें या रिस्पायरेटरी सिस्टम देखें इसका, तो रिस्पायरेटरी सिस्टम जो होता है वो ट्रैकियल सिस्टम होता है, ठीक, ट्रैकियल सिस्टम होता है। यानी इंसेक्टा जो क्लास है उसमें रिस्पायरेटरी ऑर्गन कौन होता है, ट्रैकिया होता है। और ट्रैकिया बाहर किसके द्वारा खुलता है, तो हमने बताया था कि ये छिद्र के द्वारा खुलता है। इस छिद्र को हम क्या नाम देते हैं, स्पाइरिकल। इस छिद्र को नाम दिया जाता है स्पाइरिकल। और स्पाइरिकल कितने होते हैं, 10 पेयर होते हैं, जिसमें से 2 थोरेसिक होते हैं, यानी जो 2 थोरैक्स के होते हैं, और 8 जो होते हैं एब्डोमिनल होते हैं।
तो पिछले क्लास में हमने आई थिंक आपको बता दिया था कि 10 एब्डोमेन होते हैं और 10 एब्डोमेन पर 10 पेयर स्पाइरिकल होते हैं, लेकिन एक्चुअल में 8 एब्डोमिनल होते हैं और 2 थोरेसिक होते हैं। तो ये स्पाइरिकल होते हैं। स्पाइरिकल के अंदर क्या होती है, एक सर्कुलर मसल्स होती है जो स्पाइरिकल को क्या करने के लिए, इस ओपनिंग को खोलने के लिए और बंद करने के लिए जिम्मेदार होती है। उसको हम क्या कहते हैं, स्फिंक्टर कहते हैं। तो जैसे वॉल होता है वैसे ही क्या होता है, स्फिंक्टर होता है, यानी इसकी सर्कुलर मसल्स होती है, वो जब क्या हो जाती है, रिलैक्स हो जाती हैं, तो ये क्या होता है, ये छिद्र बंद हो जाता है। फिर उसके बाद जब कंट्रैक्ट हो जाएंगे तो ये छिद्र क्या हो जाएगा, खुल जाएगा। तो स्पाइरिकल होता है। स्पाइरिकल किसमें खुलता है, एक चैम्बर में खुलता है छोटे से, और ये छोटा चैम्बर फिर आगे जाके किसमें खुलता है, ट्रैकिया खुलता है। फिर ट्रैकिया और अंदर जाकर के किसमें डिवाइड हो जाती है, ट्रैक्यूल में। फिर ट्रैक्यूल जो है वो आगे जाकर के और महीन महीन संरचनाओं में डिवाइड हो जाता है। और इस तरीके से डायरेक्ट जो है वो ऑक्सीजन वातावरण से कहाँ जाती है, हर टिश्यू तक पहुंचता है। यानी हर टिश्यू तक जो है वो ऑक्सीजन कैसे जा रहा है, ट्रैकिया और ट्रैक्यूल के द्वारा, यानी ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा हर टिश्यू को ऑक्सीजन की सप्लाई हो जा रही है। ऑक्सीजन इसमें से डायरेक्ट कहाँ जाता है, इसमें आ जाता है, और इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सीधे इसमें आ जाता है। किस प्रोसेस के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा। तो इस तरीके से यहाँ पर ब्लड का रोल नहीं होता ऑक्सीजन को ले जाने में और CO2 को वापस लाने में। तो इसको कहा जाता है ट्रैकियल रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो इसके लिए क्या जरूरी है, स्पाइरिकल जरूरी है। तो लेकिन अब यहाँ अगर देखिए तो यहाँ तो इसके पास लंग है नहीं, तो ऑक्सीजन इसके अंदर आती क्यों है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर क्यों जाती है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम क्या करते हैं कि फेफड़ा क्या होता है, लगातार फेफड़े में, फेफड़ा क्या होता है, उसमें वॉल्यूम कम और ज्यादा होता रहता है। फेफड़े के वॉल्यूम जब कम होता है, यानी कि उस पे स्टर्नम का दबाव पड़ता है, तो अंदर की हवा जो होती है वो बाहर जाती है, और जब फेफड़ा रिलैक्स होता है तो बाहर की हवा जो है वो अंदर जाती है। लंग का भी अपना सिस्टम है कि लंग में हवा क्यों अंदर जाती है, क्यों बाहर आती है। तो यानी जब क्या होता है कि कोई भी बोतल है या कोई भी, जैसे लंग की संरचना एक बोतल की जैसे मान सकते हैं कि अगर हम इसको क्या करेंगे, दबाएंगे, तो इसके अंदर की जो हवा रहेगी वो बाहर चली जाएगी। लेकिन जैसे ही ये रिलैक्स होगा, वायुमंडलीय की जो हवा है पुनः आकर के इसमें भर जाएगी। ये लगातार इसका कंट्रैक्ट होना और रिलैक्स होना जरूरी रहता है, हार्ट की तरह। तो लंग में भी क्या होता है, लंग के ऊपर जानते हैं स्टर्नम होती है एक हड्डी, रीढ़ की हड्डी होती है, सॉरी स्टर्नम होता है, और पसलियों की हड्डियां होती हैं। तो वो क्या होती है, अपनी जगह से नीचे आती है, जिसकी वजह से लंग्स जो होता है वो पिचकता है और इसके अंदर की हवा बाहर जाती है। और जब स्टर्नम उठ जाता है तो फेफड़ा भी क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है, और बाहर की हवा फिर इसमें अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर जो होता है फेफड़े नहीं होते। यहाँ पर ये चीज हमने कहाँ से बताया, ये चीज कहाँ शुरू होती है, ये शुरू होती है आपके एब्डोमेन से और थोरेसिक से शुरू होती है। तो अगर हम उनके सेगमेंट को देखें, जैसे हमने ये थोरेसिक का सेगमेंट बनाया था या एब्डोमेन का ही हमने सेगमेंट बनाया था, तो हमने बनाया था कि यहाँ पर क्या होता है, यही छोटे छोटे छिद्र होते हैं। तो इसमें हवा अंदर क्यों जाती है कि अगर हमने एक सेगमेंट बनाया था, हमने बनाया था अगर इसका हर एक सेगमेंट देखें तो हर सेगमेंट के ऊपर का जो कवरिंग होती है उसको टर्गम कहते हैं, और नीचे की जो कवरिंग होती है उसको स्टर्नम कहते हैं। और इन दोनों कवरिंग को जोड़ने के लिए यहाँ पर जो मसल्स एक होती है, उस मसल्स को हम कहते हैं टर्गो स्टेराइल मसल। क्या कहते हैं, टर्गो स्टेराइल मसल्स कहते हैं। तो इस टर्गो स्टेराइल मसल्स में क्या होगा, जब कंट्रैक्शन होगा तो कंट्रैक्शन के कारण ये जो सेगमेंट है वो क्या होगा, जब ये मसल्स कंट्रैक्ट करेंगी तो ये सेगमेंट भी क्या होगा, कंट्रैक्ट करेगा। तो जब सेगमेंट ये कंट्रैक्ट करेगा यानी ये चीज क्या होगा, दबेगा। तो दबने से क्या होगा कि अंदर की हवा जो है वो बाहर आएगी, और फिर जब ये मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी तो बाहर की हवा फिर क्या हो जाएगी, अंदर आ जाएगी। यानी जो इसका एब्डोमेन है, ये पार्ट हमने बनाया था, ये लास्ट वाला पार्ट इसका एब्डोमेन बनाया था। ये इसका एब्डोमेन जो है वो लगातार क्या होता है, दबता है और रिलैक्स होता है, यानी कंट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है।
क्यों रिलैक्स होता है? टर्बो स्टेराइल मसल्स के द्वारा। तो इस मसल्स के द्वारा ही क्या होता है? रिस्पायरेशन होता है। इस मसल्स के द्वारा ही क्या होता है कि ऑक्सीजन अंदर आती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। तो ये हो गया इसका रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये मसल्स याद रखना है, टर्बो स्टेराइल मसल्स। अब आते हैं इसके स्केटरी सिस्टम पे। इसका स्केटरी सिस्टम देखें तो स्केटरी सिस्टम हम पहले से ही थोड़ा बहुत जान चुके हैं कि क्या होता है? मालपीघियन ट्यूब्यूल होता है, मालपीघियन ट्यूब्यूल। अब मालपीघियन ट्यूब्यूल की संरचना तो हमने बताया था कि ये मालपीघियन ट्यूब्यूल कहाँ खुलती है? हाइंड गट में खुलती है। और इनकी अगर संरचना देखेंगे, हमने बताया था ये लगभग कितनी होती है? 150 होती हैं। और ये देखें तो ये दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती हैं। एक होती है ग्लैंडुलर कोशिका जो कि किनारे किनारे होती है, और फिर उसके आगे जाकर के होती हैं ग्लैंडुलर कोशिका, और दूसरी होती है स्केटरी कोशिका। ये होगी आपकी ग्लैंडुलर कोशिका, ग्लैंडुलर सेल, और ये होती है स्केटरी सेल या सेक्रेटरी सेल कहते हैं, या सही स्केटरी। ठीक। अब क्या होता है कि इसका मालपीघियन ट्यूब्यूल कहाँ होता है? हमने बताया जो कॉकरोच का सिलोम होता है, जब हमने इसका आहार नाल बनाया था, तो यहाँ पर ही क्या होती है? मालपीघियन ट्यूब्यूल इस तरीके से होती है हिंडगट के पास। तो ये क्या करती हैं कि सिलोम से यानी कि हिमोसील से क्या करती हैं? यूरिक एसिड को ऑब्जॉर्व करती है। किस रूप में ऑब्जॉर्व करती है? पोटेशियम यूरेट के रूप में, पोटेशियम यूरेट के रूप में ऑब्जर्व करती हैं। कौन ऑब्जर्व करता है? ये जो ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं वो पोटेशियम यूरेट के रूप में यूरिक एसिड को ऑब्जर्व करती हैं। और ग्लैंडुलर सेल के अंदर जो होता है पोटेशियम यूरेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम कार्बोनेट में, पोटेशियम कार्बोनेट में प्लस यूरिक एसिड में। यानी इनका जो कोशिका होता है इसके अंदर क्या बन जाता है? पोटेशियम कार्बोनेट और यूरिक एसिड, जिसको फिर ये कहाँ सिक्रेट कर देती हैं? इस ल्यूमन में। और इस ल्यूमन से होते हुए ये कहाँ चला जाता है? हिंड गट में। और हिंड गट से बाहर एनस के द्वारा क्या होता है? बाहर निकल जाता है। यदि मालपीघियन ट्यूब्यूल होती है, मालपीघियन ट्यूब्यूल की कोशिकाएं क्या होती हैं? हीमोसील से पोटेशियम यूरेट को ग्रहण करती हैं और उसको कन्वर्ट कर देती हैं पोटेशियम कार्बोनेट और यूरिक एसिड में। फिर यूरिक एसिड को ये पास कर देती है हाइंड गट में। और हाइंड गट जो होता है वो रेक्टम और एनस से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इतनी चीजें, बस इतना आपको मालपीघियन ट्यूब्यूल क्या होता है, कितनी होती है? लगभग इसकी संख्या 150 होती है। कहाँ होता है? हमने बताया हिंडगट के पास होता है। और यह यूरिक एसिड को किस रूप में ऑब्जर्व करता है? तो पोटेशियम यूरेट के रूप में ऑब्जर्व करता है। तो कल के वीडियो में हम कॉकरोच का क्या देखेंगे? न्यूरल सिस्टम देखेंगे, और इसके बाद क्या देखेंगे? उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखेंगे, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देखेंगे। और ये देखेंगे कि उसमें क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसे होता है। तो कल ये आपका चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।